हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। और आई एम आशीष। दिस इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डायरेक्टली मूवीज रिलीज हो रही है ओटीटीज पर। सो ओटीटीज इज बेसिकली स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम। और जो ट्रेडिशनल मेथड था कि पहले थिएटर्स में, फिर चैनल्स पे और उसके साथ साथ स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे, ये सारी चीजें कम हो रही है। ये परमानेंट है या नहीं, इस पे प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ रहा है, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इज इट एक्चुअली अ लॉस? मैं तो कहूंगा सबसे पहले क्वेश्चन वो है, इज इट एक्चुअली अ लॉस और इज इट अ प्रॉफिट, यानी क्या वो लॉजिक क्या है इसके पीछे का पूरा। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेके। मैंने पूरी केस स्टडी प्रिपेयर की है, मैंने रिसर्च किया है। वो आज हम डिस्कस करेंगे, एक समझेंगे कि क्या है इसका इम्प्लीकेशंस क्या है मार्केट पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो मूवी इंडस्ट्री है वो पूरी कैसे वर्क करती है। क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व है और कैसे ये काम करती है। सबसे पहले हम देखेंगे तो एक आइडिया जनरेटर होता है। जिसके पास एक आइडिया होता है मूवी का, वो स्टोरी हो सकती है या ऐसा कोई आइडिया हो सकता है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट, मुझे इस पर मूवी बनानी है। वो आइडिया जनरेटर होता है। वैसे ही वो जाता है फिर उसके बाद, जब उसके पास एक आइडिया होती है एक स्टूडियो के पास, या फिर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर, यानी कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, या फिर कोई यशराज फिल्म्स या फिर धर्मा प्रोडक्शंस, या ऐसे कोई भी प्रोडक्शन या स्टूडियो हाउस हो सकता है। वो स्टूडियो हाउस हायर करता है डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, स्क्रीन राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को। इस तरह से एक पूरी टीम रेडी होती है जो मूवी के पीछे काम करने वाली है, उस मूवी को बनाने वाली है। उसके बाद स्टूडियो वाले मिलते हैं काफी सारे ब्रांड्स को, ब्रांड प्लेसमेंट्स के लिए, यानी वो इनको ऐसे जाके पिच करते हैं कि हमारा मूवी रेडी है, सॉरी हमारी स्क्रिप्ट रेडी है, हमारा प्लॉट कुछ इस तरह से, दिस आर द पीपल इन्वॉल्व। वो अपना एक प्रेजेंटेशन देते हैं, डू यू वांट टू इन्वॉल्व योर प्रोडक्ट इन आवर स्टोरी लाइन, वी आर एबल टू डू सो। फिर वो अपने अपने प्रपोजल्स देते हैं, एंड देन इफ ब्रांड अग्रीज तो ब्रांड अपना प्रोडक्ट यूज करता है मूवी के अंदर। जैसे कि हॉर्लिक्स का यूज है कोई मिल गया में, या फिर रॉयल एनफील्ड यूज है कबीर सिंह में, उसी तरह से। उसके बाद शूटिंग चालू होती है मूवी की, शूट पूरा बिगिन होता है। उसके बाद एक बार जब शूटिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो जो फाइनल कॉपीज होती है वो स्टूडियोज को सेंड की जाती है, ठीक है। और उसके बाद स्टूडियो मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। अब जाके एक फोर्थ पार्टी इन्वॉल्व हुई है। अभी तक आइडिया जनरेटर था, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर था, एक्टर्स थे। अब जाके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंटर हुई है। अब वो जाके डिवाइड करते हैं कि लाइसेंस अग्रीमेंट जो भी करना है वो सारी चीजें उस कंपनीज के साथ वो करते हैं, फाइनलाइज करते हैं। फिर ओटीटीज को जाके मिलते हैं स्टूडियोज। जब वो जाके जैसे कि अमेजोन को मिले या फिर हॉटस्टार को मिले या नेटफ्लिक्स को मिले, और फाइनलाइज करते हैं कि सैटेलाइट राइट्स जो है मूवी के, वो कितने में हम आपको सेल करें, ठीक है। उसके बाद या फिर ऐसा अग्रीमेंट हो जाता है, अगर अमाउंट भी डिसाइड ना हुआ हो, अमाउंट शायद लेटर ऑन भी डिसाइड करना हो, लेकिन इट इज बीइंग फाइनलाइज कि कौन सा सैटेलाइट पार्टनर इज आवर, कौन सा स्ट्रीमिंग पार्टनर इज आवर फाइनल बायर फॉर द सैटेलाइट राइट्स, ठीक है। और इसके बाद फिर म्यूजिक राइट्स भी बेचे जाते हैं, म्यूजिक चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को, रेडियोज को, इन सारी चीजों को। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिटरमाइंस ऑन द स्क्रीनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिल्म। यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी होती है जिससे स्टूडियोज ने फाइनल किया होता है, वो डिसाइड करेगी कि इसका स्क्रीनिंग कब होगा और कौन से मूवी चेन्स यानी थिएटर चेन्स को ये दिया जाएगा। अब उसके लिए थिएटर चेन्स डायरेक्टली उसे परचेज नहीं करेगी, यानी पीवीआर या सिनेपोलिस डायरेक्टली परचेज नहीं करेगा, ठीक है। दे वांट स्क्रीनिंग, दे वांट टू सी कि ये मूवी कौन सी है, कैसी है। तो स्क्रीनिंग एक पूरी ऑर्गेनाइज की जाती है जहां पे ये सारे लोग अटेंड करते हैं उस स्क्रीनिंग को और देखते हैं कि ये मूवी कितनी रेलेवेंट है, उन्हें क्या फील होता है, और इस हिसाब से वो उसका पेमेंट या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ठीक है। अब नेगोशिएशन होता है सिलेक्शन के लिए, और फाइनेंशियल के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं इसी दौरान। और इसके बाद मूवी प्रिंट्स भेजी जाती है थिएटर्स में इन बिफोर अ वीक और बिफोर अ डे, जैसे भी फाइनलाइज किया हो, और फिर मूवी चलती है थिएटर्स में, लोग एंजॉय करते हैं। दैट इज द एंटायर केस। ये अभी प्रोसेस है, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बंदा ही दूसरा बंदा हो सकता है, एक ही प्रोसेस में और सारी प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे कि एक एक्टर ही प्रोड्यूसर हो सकता है, ठीक है, तो प्रोसेस की लाइन शॉर्ट हो गई।
एक एक्टर ही डायरेक्टर भी हो सकता है कभी कभार, वो शायद शायद म्यूजिक कंपोजर भी हो सकता है। सो ऐसी बहुत सारी ओवरलैपिंग्स होती है, बट दिस इज अ ट्रेडिशनल मोस्ट लॉन्गेस्ट बाइफरकेटेड मेथड कि जहां जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस तरह से काम करती है। सो अब हमें ये समझना होगा कि अब ये जो नया ट्रेंड आया तो उसके बाद ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी जो चेन मैंने आपको समझाई, उसमें कौन से पार्ट्स में अफेक्ट हुआ है, कौन से पार्ट्स में सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट हुआ है, वो किस किस तरह से चेंज हुए हैं। तो आप देखो तो आइडिया जनरेटर हमेशा ही जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स जो चाहिए थे वो रहेंगे ही, इन्वेस्टर इज ऑलवेज नीडेड, वो स्टूडियो हो या इंडिपेंडेंट पर्सन हो। फिर डायरेक्टर्स एक्टर्स सारे जो बंदे काम करने वाले हैं मूवी में, वो भी जरूरी है, वो भी चाहिए ही होंगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रांड प्लेसमेंट्स अभी भी होंगे या हो रहे हैं, शूटिंग कंप्लीट होगा, शूटिंग बिगिन होगा, सारी चीजें होगी। लेकिन अब जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मिलना होता था, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट करना होता था, वो अब उतना जरूरी नहीं रहेगा। और या फिर शायद कभी कभार कोई चीजों में तो निकल भी जाएगा, क्योंकि अब सीधा उसके बाद वाला जो स्टेप था वही इंपॉर्टेंट है, वही मेजर स्टेक होल्डर है, यानी ओटीटीज को मिलना। स्टूडियोज सीधे जाके ओटीटीज को मिलते हैं, यानी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को मिलते हैं, जो है अमेजोन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी इन लोगों को वो लोग ज्यादा जाके मिलते हैं, और उसके साथ साथ वो लोग ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं म्यूजिक सेल करने के लिए। सो अब सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स ही बेचे जाते हैं, उन पे ही ज्यादा फोकस करना होता है। अब जो स्क्रीनिंग होती थी या फिर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, थिएटर चेन के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया जाता था, उन्हें दिखाया जाता था, नेगोशिएशंस होते थे, एक वीक के पहले कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सारी चीजें अब नहीं रही। सो इस पूरी प्रोसेस में ये जो पार्ट्स थे वो सारे रिमूव हो गए, या फिर इतने बदल गए हैं कि इट इज इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट हो गया उनके लिए सरवाइव करना। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर न्यू प्रोसेस। अब हम समझते हैं कि आगे क्या। हमें एक चीज देखनी होगी कि ये सारी जो हमने प्रोसेसेस डिटरमाइन की, तो इनमें जो भी प्रोसेसेस अभी नई बदल गई हैं, ठीक है, वो एक्चुअली प्रोसेसेस जो थी ना, वो ज्यादा कुछ अर्निंग नहीं देती थी। जैसे कि रादर दोज वर द एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर थे पूरे प्रोसेस के। स्क्रीनिंग अरेंज करो, नेगोशिएशन के लिए मीटिंग्स करो, मार्केटिंग इवेंट्स रखो, ये सारे एक्सपेंडिचर थे। आई अग्री, थिएटर्स में रिलीज करना वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग फॉर अ मूवी, लेकिन अब समझिए कि नाउ वी हैव एन ऑप्शन। तो वो जो जो एक प्लेटफॉर्म था वो सिर्फ निकल गया है। अब हम आगे आगे समझते हैं कि ये जो प्रोसेसेस में से जो पार्ट्स निकले हैं, उनके निकलने की वजह से कितना इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है पूरी प्रोसेस में। हमें अगर अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट के बारे में जब भी समझना हो, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके सोर्सेस कितने हैं पूरी प्रोसेस में। तो आप देखिए, वो पहले एक थिएटर से कमाते थे, वो फिर उसके बाद दूसरा ओटीटी चैनल्स यानी स्ट्रीमिंग सर्विसेज में जाके अपने सैटेलाइट राइट्स को बेच के कमाते थे। उसके बाद थर्ड था कि म्यूजिक राइट्स बेच के सबसे ज्यादा कमाते थे। सो ऑफ कोर्स इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन दिस आर द थ्री मेजर अर्निंग्स जहां से एक मूवी कमाती है। ठीक है, उसके स्टूडियोज कमाते हैं, उसके इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स कमाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि इसमें से रिमूव कितने हुए। तो उसमें से एक ही रिमूव हुआ, दैट इज थिएटर्स। और अगर हम देखें तो हमने काफी सारी लिमिटेशंस भी साथ साथ में निकाल दी है थिएटर्स को। अगर हम रिमूव कर रहे हैं पूरी चेन में से, तो कैसी लिमिटेशंस। पहले हमें क्या लिमिटेशंस होती थी कि ऑडियंस हमारे पास लिमिट में होती थी। सो वी वर, आप देखते होंगे काफी सारी मूवीज में, काफी सारी चीजों में ऐसा होता था कि बड़े स्टार की बड़ी मूवी है, दिवाली या ईद पे रिलीज हो रही है, तो उसे सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलती थी। और छोटी मूवीज जो शायद नॉर्मली वैसे ही टाइम पे रिलीज हो रही है, कभी भी रिलीज हो रही है, उन्हें स्क्रीन ही नहीं मिलती थी। तो आपकी ऑडियंस ही लिमिट हो जाती है सीधी। और यहाँ पे एवरीवन इज गेटिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही टाइम पे एक ही जैसी मूवीज रिलीज हो रही है। सो देयर इज नाउ लिटरली नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी जो प्लेटफॉर्म के लिए आपको लड़ना पड़ता था, पहले मूवीज को लड़ना पड़ता था, बड़ी मूवीज के सामने या बड़े एक्टर्स की मूवीज के सामने छोटी मूवीज दब जाती थी, वैसा तो अब होने ही नहीं वाला। इट इज ऑल गोइंग टू बी एट अ वेरी सेम लेवल। हमें एक चीज और भी ध्यान में लेनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल को एक उसकी खुद की टिकट के लिए इतने हाई अमाउंट्स क्यों पे करने पड़ते थे। क्योंकि हम जिस जगह पे मूवी कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो एक फिजिकल, बहुत बड़ा फिजिकल एसेट का इन्वेस्टमेंट है उन ब्रांड्स की तरफ से, यानी पीवीआर की तरफ से, सिनेपोलिस की तरफ से। अगर हम पूरी चेन में देखें ना, तो इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ सेल। यानी कोई भी आप प्रोसेस को देखोगे ना, तो जहां भी लास्ट पॉइंट ऑफ सेल, यानी जहां पे एक कंज्यूमर गुड्स को लेके निकल जाता है, उसके बाद उस ब्रांड के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, उसके बाद उसका कंजम्पशन स्टार्ट होता है। तो थिएटर्स आर द लास्ट पॉइंट ऑफ सेल एक मूवी के लिए। तो
तो वहां पे लास्ट पॉइंट ऑफ सेल में आप बहुत बहुत ज्यादा जब ब्रांड्स इन्वेस्ट करती है ना, तो उन इन्वेस्टमेंट को जब फेच करना होता है तो वो सारे इन्वेस्टमेंट का वजन डालते हैं कंज्यूमर पे ही, यानी आपकी टिकट से ही वसूला जाता है वो सारा ग्लोरियस जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो एक थिएटर का। अब आप देखिए, अब आपका जो कंजम्पशन प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट है? इट इज लिटरली अ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट जो एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले काफी कम पैसों में लग होता है, बनता है, और उसे हम बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें एक और चीज भी नोटिस करनी चाहिए कि अभी लोकेशन का लिमिटेशन ही निकल चुका है। सो लोकेशन का लिमिटेशन या फिर एक्सेसिबिलिटी का लिमिटेशन, ये चीजें ही नहीं रही। यानी हमने काफी देखा है कि काफी एरियाज में तो मूवीज रिलीज ही नहीं होती, या फिर सिर्फ ऐसी ही मूवीज रिलीज होती हैं ये जो मोस्ट डिमांडेड होती हैं या फिर रीजनल होती हैं। बट अब ऐसा नहीं है, यानी इवन अ पर्सन जो अभी रिमोटेस्ट लोकेशन में अहमदाबाद की या इंडिया की या गुजरात की बैठा होगा, वो भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन से या लैपटॉप से ही कैन एक्सेस द एंटायर थिंग। अभी इन चीजों का जो लिमिटेशन है वो पूरा रिमूव ही हो चुका है इस नई प्रोसेस में। अब हम जब ध्यान से देखते हैं ना पूरी प्रोसेस को, तो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि इंडस्ट्री कभी कोई बंद नहीं होती, इंडस्ट्रीज हमेशा रिप्लेस होती है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, जैसे कि व्हेन ट्रैक्टर केम, जैसे ट्रैक्टर आए थे तो हमने ऐसा सोचा कि नहीं जो हैंड फार्मिंग है या फिर फार्मिंग है उसका तो चेहरा ही बदल जाएगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स ना, तो ऊपर से ग्रोथ रेट डबल हुआ उस इंडस्ट्री का, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली। वो ट्रैक्टर्स जहां बनते थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुई, तो लोगों को अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ा, अपग्रेड करना पड़ा। सो वैसे ही अब वैसा ही होगा, जैसे कि आई अग्री कि थिएटर्स की चेन निकलने से थिएटर्स के एम्प्लॉयज, थिएटर्स में वर्क करने वाले ओनर्स, इन सारे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। पर ऐसा नहीं है, आप जैसे कि देखोगे तो आपको अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज का एकदम से बहुत बड़ा पूरा नेटवर्क क्रिएट होने वाला है, यानी कंपटीशन बढ़ने वाला है। अलग अलग ब्रांड्स को अलग अलग ऑफिस में अलग अलग टाइप के लोग चाहिए होंगे जो वहां पर काम कर सके। ऑफ कोर्स यू विल नीड कि अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स करनी पड़े आपको, अपना आपको रोज नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, रोज आपको ट्रेंडिंग में रहना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स देयर इज दोस थिंग्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इट इज ऑलवेज बीइंग रिप्लेस्ड, और आई डोंट थिंक थिएटर्स कहीं भी जाने वाले हैं, बिकॉज इंडिया में स्पेशली थिएटर्स आर नॉट जस्ट अ पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर अ मूवी। वो एक फैमिली वेकेशन जैसा इवेंट होता है जहां पे एवरीवन फॉर द एंटायर डे इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि वो पूरे दिन में मूवी को एंजॉय करने वाले हैं, उनके फेवरेट एक्टर की मूवी। सो इंडिया में मूवी गोइंग टू थिएटर्स वो कोई रेगुलर या नॉर्मल चीज नहीं है। सो दिस इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर। हाँ, ऑफकोर्स उसकी साइज कुछ छोटी हो सकती है, बट वो रिमूव तो नहीं ही हो सकती। तो अगर हम ओवरऑल इन चीजों को कंपेयर करना चाहें ना, तो प्रॉफिट्स बहुत सारी मूवीज में तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे आई वुड से। और या फिर क्योंकि अब आप देखोगे तो वो सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है, जो बहुत कम पैसे देती थी इन्हीं मूवी प्रिंट्स के लिए, अपने स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे चलाने के लिए, वो अब काफी ज्यादा पे कर रही है, बिकॉज अब लास्ट पॉइंट ऑफ सेल वो है। अभी तक लास्ट पॉइंट ऑफ सेल थिएटर्स होते थे कि जहां पे बहुत ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ लोगों ने तो मूवी देख ही ली है। तो अब वैसा केस नहीं है। अब नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ सेल हमेशा रिस्पेक्टफुल होता है, उसे हमेशा ही ज्यादा पे करना होता है मैन्युफैक्चरर को। इन दिस केस स्टूडियोज आर द मैन्युफैक्चरर और द मेन सर्विस प्रोवाइडर्स, और लास्ट पॉइंट ऑफ सेल अब हो चुका है स्ट्रीमिंग सर्विसेज। सो ये जो चीज है ना, वो तो अब जो जिस प्राइस पॉइंट पे वो खरीदते थे चीजों को, वो पूरी बदल जाने वाली है। सो थिएटर्स के जगह पे अब ओटीटीज आ गए। तो इन शॉर्ट थिएटर्स को जो पे करना पड़ता था उन मूवी प्रिंट्स के लिए, वही ऑलमोस्ट प्राइस ओटीटीज को भी पे करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ा कम पे करना पड़ेगा इन कंपेयर टू थिएटर्स, बिकॉज थिएटर्स में टू रिकवर दैट इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव डन इन देयर फिजिकल असेट्स पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको रिकवर करने के लिए उन्हें प्राइसेस भी उस हिसाब से सेट करने पड़ते थे। अभी आप जैसे कि देखो तो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन इज जस्ट 400 रुपीज एन ईयर। आप कुछ भी कर लो, आप 400 रुपीज में पूरे साल कोई भी थिएटर में कोई भी शो में मूवी नहीं देख सकते। पर यहाँ पे 400 रुपीज में आप घर बैठे पूरी फैमिली मूवीज देख पाएगी पूरे साल तक जो भी रिलीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है हॉटस्टार का पीछे बैकएंड में वर्चुअल असेट्स पे, वो बहुत कम है इन कंपेयर टू पीवीआर का एक सिंगल थिएटर। अगर हम देखें कि अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब जो रिलीज होने वाली है हॉटस्टार पर, उसका बजट इज अराउंड 40 करोड़, और उसको हॉटस्टार ने खरीदा है उसके सैटेलाइट राइट्स फॉर अराउंड 125 करोड़। और अगर आप देखें तो ये सिर्फ अर्निंग नहीं है लक्ष्मी बॉम्ब की, वो
यूट्यूब से भी कमाने वाले हैं अपने ट्रेलर्स और बाकी सारी चीजें अपलोड करने से, वो चैनल्स से भी कमाने वाले हैं और काफी सारे अदर प्लेटफॉर्म से भी वो कमाने वाले हैं। सो ऐसी चीजें होने वाली है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जब थिएटर्स जगहों पे थे, थिएटर्स वेर द मेन प्लेयर्स। पहले का टाइम जब आमिर खान की दंगल रिलीज हुई थी तब थिएटर्स ही मेन थे, जहां जो लास्ट पॉइंट ऑफ सेल होते थे पूरी प्रोसेस में। अब वहां पे 300 करोड़ उस मूवी ने कमाया था, और वो उसके सैटेलाइट राइट्स जो थे वो सिर्फ 60 करोड़ में बने थे। नाउ यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि दंगल और लक्ष्मी बॉम्ब इज नोवेयर कंपेरेबल, वो दोनों मूवीज का स्केल ही अलग था। पर स्टिल अगर आप देखो ना, तो दंगल जैसी हाई प्रोफाइल मूवी भी सिर्फ 60 करोड़ में बेची गई थी नेटफ्लिक्स को। ए दिले मुश्किल सिर्फ 12 करोड़ में बेची गई थी नेटफ्लिक्स को। सो अगर आप ये एग्जांपल्स देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि तब जो प्राइस ऑफ द मूवी एक स्ट्रीमिंग सर्विसेज को पे करना पड़ता था वो बहुत कम था, क्योंकि तब तक तो जब तक उनके पास मूवी पहुंचा करती थी तब तक तो मूवी टॉरेंट पे होती थी, तब तक तो मूवी यूट्यूब पे कभी कभार होती थी, तब तक तो मूवी चैनल्स पे आ चुकी होती थी, या फिर मोर देन 60% 70% लोगों ने थिएटर्स में देख ली होती थी। बट नाउ इट इज नॉट द केस। सो दे आर ऑल्सो, वो भी बहुत रेडी हैं बड़ी बड़ी प्राइजेस पे करने को इन मूवी प्रिंट्स के लिए। आई होप ये आप पूरा टॉपिक समझ पाए होंगे, कि आपको पता चला होगा कि ये पूरी जो साइकिल है उनमें से प्रोसेसेस अग्री के वो रिमूव हो चुकी है, पर उन्हें आई वुड से रिमूव इज नॉट द राइट वर्ड, रिप्लेस इज द राइट वर्ड। यानी दूसरे एक पार्ट या दूसरी एक इंडस्ट्री ने उस इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दिया है। सो आई डोंट थिंक कि अल्टीमेट एक जो अर्निंग गोल होता है एक मूवी का, एक प्रोड्यूसर का, वो ज्यादा हार्म होने वाला है। ऑफ कोर्स काफी लोगों के घर जो थिएटर इंडस्ट्री में वो रुक गए हैं या फिर शायद बंद हो चुके हैं, बट आई डोंट थिंक एक अल्टीमेट रेवेन्यू गोल जो एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है, एम करता है, वो कहीं भी कुछ भी उसमें ज्यादा चेंज आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारा एनालिसिस पसंद आया तो आप प्लीज इसे शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे, आप इफ यू वांट कि आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज उधर मेंशन कीजिए। वी विल ऑफ कोर्स डिस्कस दिस मोर इन द कमेंट बॉक्स। और अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ।